क्या है कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर का विवाद? क्यों इस मंदिर को लेकर बवाल है? क्यों आस्था के इस केंद्र से जुड़े विवाद पर देश की निगाहें टिकी हैं? मंदिर से रहस्यमय तरीके से गायब होने वाली सैकड़ों लड़कियों और महिलाओं से जुड़ा राज क्या है? क्यों विसल ब्लोअर के सामने आने के बाद से खलबली मची है? नकाबपोश तमाम सबूतों और अपनी गवाही के दम पर इस बात को साबित कर रहा है कि कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर में एक ऐसा कांड हुआ जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप उठी है। विसल ब्लोअर के सामने आने के बाद सैकड़ों पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन जिस तरह से एसआईटी प्रमुख का जांच के दौरान तबादला कर दिया गया, उससे पूरी जांच ही संदेह के घेरे में आ गई। मंदिर विवाद पर गहराते सवालों पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, महापाप। मंदिर में महापाप। हर कब्र से खुल रहा नया रहस्य। धर्म की छांव में दफन कई राज। हर दीवार के पीछे एक चीज। कौन है? सालों तक जलाता रहा सबूत। सच बताने वाला खुद गुनहगार। कौन खोलेगा सच का ताला? कौन है विसल ब्लोअर? गवाह, अपराधी, चश्मदीद। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर परिसर में कई राज ऐसे दफन हैं जिसका सामने आना बहुत जरूरी है, और इसी मंदिर में काम करने वाले एक सफाई कर्मी ने इस राज से पर्दा उठाने का काम शुरू किया। उसके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत भी है, जज्बा भी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि वो जितना बड़ा आरोप लगा रहा है, जिन लोगों पर आरोप लगा रहा है, क्या प्रशासन उन गुनहगारों के गिरेबान को दबोच पाएगा? अंधविश्वास के गिरफ्त में धर्मस्थल। यह कहानी शुरू ही वहां से होती है जहां पर आमतौर पर कहानियां खत्म हो जाती है। एक गुमनाम चेहरा, काली जैकेट, सिर से पांव तक ढका शरीर और आंखों में ऐसा डर जैसे उसने मौत को सैकड़ों बार अपनी आंखों से देखा हो। पुलिस के साथ चलता ये रहस्यमयी शख्स ना तो पत्रकारों से कुछ कहता है और ना ही लोगों की निगाहों से डरता है। वो कहता है 2 दशक तक एक एक करके सैकड़ों औरतों को यहां दफनाया, कुछ जलाई गई, कुछ को कभी ढूंढा ही नहीं गया। ऐसे में सवाल उठता है कि धर्म की ओट में चल रही ये तंत्र विद्या किसकी थी? किसने रची थी ये साजिश? और कौन है ये रहस्यमयी विसल ब्लोअर? क्या ये खुद भी इस कहानी का वाकई में हिस्सा था? एक धर्मस्थल, सदियों पुराना इतिहास और एक ऐसा आरोप जिसने इस धार्मिक स्थल को शर्मसार कर दिया। क्या ये कहानी सिर्फ हत्या की है
या इसके पीछे है एक रूहानी तंत्र, एक ऐसा काला सच जिसे सामने लाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। यह सिर्फ एक रहस्य नहीं, ये पापों का वो दरवाजा है जिसने खोलने की कोशिश की, वो वापस नहीं आया। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कहानी क्या है और किरदार कौन कौन है, उनका सामने आना बाकी है। देखिए, कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर से जुड़ी ये घटना इसी की पुष्टि है। कर्नाटक के धर्मस्थल मंदिर को कुछ लोगों ने अपनी अय्याशी का अड्डा बना लिया। मंदिर में आने वाली लड़कियां और महिलाएं गायब होने लगी। पीड़ित परिवारों की शिकायतों पर गौर नहीं किया गया और मंदिर परिसर से लड़कियों और महिलाओं के साथ गायब होने का सिलसिला जारी रहा। मंदिर के ही एक पूर्व सफाई कर्मी के इस खुलासे में कई दिल दहला देने वाली घटनाओं की जानकारी आई है। मंदिर हत्याकांड में उसके एक एक खुलासे अधर्मियों की पोल खोल रहे हैं। दिल दहलाने वाला कांड। विसिल ब्लोवर कोई और नहीं, धर्मस्थल मंदिर में काम करने वाला एक सफाई कर्मी है। वो 1998 से लेकर 2014 के बीच मंदिर में काम करता था। उसी ने इस बात का खुलासा किया कि मंदिर परिसर में बहन बेटियों के साथ घिनौना काम होता था और उसने दबाव में कई लाशों को ठिकाने भी लगाया था। विसिल ब्लोवर के मुताबिक मंदिर परिसर में होने वाले अधर्म से वो बेचैन हो गया और अचानक से गुमनाम हो गया। लेकिन अपनी आंखों से जो कुछ भी उसने देखा था, उसके चलते वो बेचैन रहता था। इसी के चलते वो सालों बाद पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए बाहर आया। उसका कहना है कि उसे मजबूर किया गया कि वो बलात्कार के बाद मारी गई महिलाओं की लाशों को खामोशी के साथ दफनाए या जला दे। ये सब कथित रूप से मंदिर प्रबंधन के कुछ ताकतवर लोगों के इशारे पर हुआ। विसिल ब्लोअर ने अपना बयान देके ये कंप्लेंट करी है, जिसके कारण से स्टेट गवर्नमेंट को एसआईटी का संगठन करना पड़ा है, वो बनानी पड़ी है। उससे लगता है कि ये मामला काफ़ी सीरियस हो सकता है, लेकिन मामला एक्चुअली सीरियस है कि नहीं है वो तो अल्टीमेटली जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जो विसिल ब्लोअर ने कहा है तो इस बात के लिए कम से कम उसने गवर्नमेंट का इस तरफ ध्यान दिलवाया है कि इस धर्म स्थान पर ऐसा हुआ हो सकता है। उसके हिसाब से तो हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है वो तो अल्टीमेटली जांच के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही चलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि उसने कहा है, इसलिए कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो होनी ही चाहिए ताकि ये पता चल जाए सच क्या है, झूठ क्या है। उसका दावा है कि उसने न सिर्फ इन घटनाओं को देखा बल्कि कई बार खुद खुदाई कर शवों को दफनाया। उसने खुद कुछ कंकाल खोदकर उनकी तस्वीरें ली, अपना आधार कार्ड और पुराना कर्मचारी पहचान पत्र अटैच कर पुलिस को भेज दिया। दावे के मुताबिक 2010 में यूनिफॉर्म पहनी एक लड़की के साथ घिनौने कांड के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। एक महिला का चेहरा तेजाब से जला दिया गया था और अखबार में लपेटा गया था। 3 जून 2024 को पुलिस को ऐसी कई दिल दहला देने वाली घटनाओं की जानकारी दी गई थी। शिकायतकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपना बयान कलम बंद करा दिया। उसमें भी उसने वही बातें दोहराई जो पुलिस को दिए गए बयान में कही थी। उसका कहना था जिन महिलाओं को जलाया या दफनाया गया था उनके शरीर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट
और चोट के साफ निशान थे। देखा है कि रिसेंटली काफ़ी विसल ब्लोअर ऐसे हुए हैं जो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को लेके, बेस्ट इंटरेस्ट को लेके कोई एक पब्लिक इशू को ले लेते हैं ताकि कम से कम उनका नाम रोशन हो जाए, पब्लिक में हो जाए। और ऐसे नॉर्मली वो इंडिविजुअल होते हैं जो पब्लिकली बड़े इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पब्लिक में हमारा इमेज बन जाए, नाम बन जाए। तो इसलिए कि कई बार वो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं जिससे पब्लिकली वो इम्पोर्टेंस बन जाए, टीवी में भी आ जाए और पब्लिक उनको उनके बारे में जानने की कोशिश भी करे। तो इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो विसल ब्लोअर गलत ही होगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो विसल ब्लोअर कह रहा है वो जरूर ठीक ही हो गया। जब ये नकाबपोश सफाई कर्मचारी पुलिस के पास अपनी शिकायत पत्र लेकर गया था, तब उसके हाथ में एक बोरी थी। उस बोरी में एक इंसान की खोपड़ी थी। सफाई कर्मचारी का दावा है कि जिन सैकड़ों लाशों को उसने दफनाया, ये उन्हीं में से एक इंसानी खोपड़ी थी। वो सिर्फ पुलिस को यकीन दिलाने के लिए अपने साथ ये सबूत लेकर आया था। कर्नाटक मंदिर विवाद में एक राजदार के सामने आने के बाद मंदिर प्रशासन से लेकर सरकार तक में खलबली मची हुई है। कर्नाटक की सिद्धारामैया सरकार पर इस मामले की सच्चाई को सामने लाने का प्रेशर भी है। जांच नतीजों के करीब पहुंचती उससे पहले ही एसआईटी प्रमुख को इस टीम से हटाने का ऐलान हो गया और ये विवाद और गहरा गया। जांच पर आंच। कर्नाटक के मैंगलुरु स्थित धर्मस्थल मंदिर लोगों की आस्था का अहम केंद्र। नेत्रावती नदी के किनारे बसा ये मंदिर भगवान शिव के एक रूप श्री मंजूनाथ का है। यहाँ एक खास बात यह है कि मंदिर की पूजा हिंदू पंडित करते हैं, लेकिन मंदिर का संचालन जैन धर्म के लोग करते हैं। रेप और मर्डर का साक्षी, विसिल ब्लोअर का बड़ा खुलासा। आस्था के इस बड़े केंद्र की एक काली सच्चाई ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस मामले की जांच कर रही एसआईटी टीम के प्रमुख के तबादले ने जांच को घेरे में ला दिया है। एसआईटी टीम को बड़ा झटका, प्रणव मोहंती का तबादला। इन दिनों यह मंदिर आस्था का नहीं, विवाद का केंद्र बना हुआ है। 19 साल, सैकड़ों लाशें और एक नकाबपोश की गवाही के बाद मचे हड़कंप। मंदिर परिसर में हुई घिनौनी कांड के बाद सरकार की तरफ से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन अब जांच टीम के प्रमुख आईपीएस अधिकारी प्रणव मोहंती का तबादला कर दिया गया। यह तबादला उस वक्त हुआ जब जांच निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मानवीयता को तार तार कर देने वाली ये घटना जो सामने आई है, इसे लगता है कि मनुष्य की मानसिकता का कितना पतन हो गया। ऐसी नृशंस हत्या और कई महिलाओं के साथ उनके ऊपर तेजाब डाल करके, और मुझे लगता है कि अब तक ये मानव समाज के लिए बहुत ही निर्मम हत्या है। ये इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सरकार को पूरी तरह से जिम्मेदार होकर के किसी भी प्रकार से सत्ता, समाज और अपनी कुर्सी को न देखते हुए कठोर से कठोर सजा समाज के ऐसे नरभक्षियों को देना चाहिए, जिससे आने वाले समय में लोग कोई ऐसा कुकृत्य करने की सोच न सके। दिल दहल जा रहा है ऐसी घटना को सुनकर। ऐसे नरभक्षियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जांच के दरमियान अचानक से प्रणव मोहंती को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजे जाने के फैसले को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच अधिकारी के तबादले में जल्दबाजी क्यों? किसके दबाव में जांच अधिकारी का तबादला हुआ? क्या यह हत्याकांड से लोगों का ध्यान भटकाना नहीं है?
क्या इस हत्याकांड पर पर्दा डालने की कोशिश है? क्या है इस हत्याकांड के पीछे की साजिश? एसआईटी का गठन इसलिए जरूरी है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, तथ्यों का के लिए एविडेंस नहीं आएगा। देखो, तथ्य किसी ने कुछ कह दिया, ठीक है, लेकिन उस कहने में कितनी सच्चाई है, और फिर क्वांटम ऑफ एलिगेशन भी डिपेंड करता है कि वहाँ 1 का हुआ, 2 का हुआ, 10 का हुआ, 20 का हुआ या 100 का हुआ। ये जब तक एविडेंस पूरा नहीं आएगा तो क्वांटम डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये उसका विसल ब्लोअर ठीक है कि नहीं है। जब क्योंकि सच्चाई एसआईटी के द्वारा इसलिए भी जरूरी है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, कोई ना कोई तो इन्वेस्टिगेशन करेगा ही। और अगर स्टेट ने इंटरेस्ट लेके एसआईटी का गठन किया है तो जरूरी नहीं कहा जा सकता कि दबाव में किया है। मान लो वो भी एक कारण हो, लेकिन फिर भी क्योंकि एसआईटी का गठन हो चुका है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक है और हमें इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के इंतजार करनी चाहिए। पिछले दिनों बेलथांगड़ी की अदालत में सैकड़ों हत्या के राजदार को जब काले लिबास में पेश किया गया तो हाथों में गुमशुदा बेटियों, बहनों और अपनों की तस्वीर लेकर खड़े लोगों को ये उम्मीद थी कि अब सच सामने आ जाएगा। लेकिन विसिल ब्लोअर के बयान दर्ज किए जाने और जांच टीम को हत्याकांड से जुड़े सुराग हाथ आने के साथ ही इस मामले से एसआईटी प्रमुख को हटाने का फरमान जारी कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है। जिस तरह से जांच में रुकावट पैदा की जा रही है, क्या उससे पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या इस हत्याकांड से जुड़े लोगों का नाम सामने आएगा? क्या गुनहगारों को सजा मिल पाएगी? किसी भी दबाव में न आने और अपराधियों को हर हाल में सजा दिलवाने के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के दावे का क्या होगा? कर्नाटक के धर्मस्थल में इस मंदिर में लड़कियों और महिलाओं के गायब होने की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन विसल ब्लोअर के सामने आने के बाद सरकार पर इस मामले की जांच का दबाव बढ़ गया। सरकार ने एसआईटी का गठन तो कर दिया और सिद्धारमैया ने साफ भी कर दिया कि अपराधियों को हर हाल में सजा मिलेगी, लेकिन जांच के दौरान एसआईटी प्रमुख के तबादले के फैसले ने सरकार की नीयत पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। एसआईटी का गठन, विसिल ब्लोअर के इस खुलासे से हड़कंप मच गया। गवाह के सामने आने के बाद जैसे ही मामले के खुलने की उम्मीदें बढ़ने लगी, इस एक गवाह के सामने आने भर से अब अचानक वो लोग भी सामने आने लगे जिनका कोई ना कोई अपना गायब या फिर रहस्यमयी तौर पर उसकी जान गई। 2003 में एक मेडिकल स्टूडेंट सुजाता भी इसी धर्मस्थल से रहस्यमयी तौर पर गायब हो गई थी। तब उसकी मां दर दर भटकती रही, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी। इस बार फर्क साफ नजर आया। धर्मस्थला के एसपी ने सुजाता मिसिंग केस में एफआईआर दर्ज कर जांच का भरोसा दिया। 2012 में सौजन्या नाम की एक लड़की के साथ रेप और उसकी हत्या की घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी। इस मामले में आरोपी को सबूतों और गवाहों के अभाव में हाल ही में एक स्थानीय अदालत ने बरी कर दिया था। सैकड़ों रेप, मर्डर, गुमशुदगी के केसों में से कई हैं जिनका सच सामने नहीं आया। कर्नाटक सरकार से इस पूरे मामले के तह तक जाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग भी मान ली गई। कर्नाटक सरकार ने 9 जुलाई को धर्मस्थल मंदिर परिसर कांड की जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऑर्डर पास कर दिया। 23 जुलाई को बकायदा एसआईटी टीम में शामिल अफसरों के नाम भी सबके सामने रख दिए गए। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में कर्नाटक के वेस्टर्न रेंज के अलग अलग यूनिट से 20 पुलिस अफसरों को चुना गया। इसमें प्रणव मोहंती के अलावा डीआईजी और डीसीपी लेवल के भी अफसर शामिल किए गए। इन सभी अफसरों को इनके यूनिट से रिलीव कर इन्हें सीधे प्रणव मोहंती को रिपोर्ट करने को कहा गया।
कर्नाटक के मंदिर परिसर में इस प्रकार घिनौना अपराध जो किया जाता रहा है और एक विसल ब्रोअर ने पुलिस को जाकर अपनी कहानी बताई। क्यों बताई? क्योंकि उसकी आत्मा जाग उठी और उसको अपनी बच्ची याद आ गई। और उसके बाद जब 19 साल की बच्ची के साथ ये सब व्यभिचार और फिर मर्डर की बात हुई तो वो उसकी आत्मा ने कहा कि नहीं, ये पुलिस में बताना चाहिए। और ये खुलासा विसल ब्रोअर ने जो ही किया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद जितने भी पुराने जितने कारनामे थे वो सब इसके सामने उजागर हुए। ये बहुत ही जघन्य अपराध मैं समझता हूँ। और वो खास तौर से मंदिर में, शिव जी के मंदिर के अंदर अगर ये ऐसा हुआ है और मंदिर परिसर के लोगों को ये सब मालूम है, तो ये इससे बड़ा और कोई अत्याचार और भ्रष्टाचार मैं कहता हूँ ये वाला इतना जघन्य अपराध और कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान के मंदिर में तो लोग पूजा करने जाते हैं और वहीं पर आकर ऐसा कोई जघन्य अपराध करते हैं, तो इससे बड़ी बात कोई और नहीं सकती। जांच के दौरान 15 ऐसी जगहों की पहचान की गई जहां कथित तौर पर शवों को दफनाया या जलाया गया था। इन सभी स्थानों पर अब एंटी नक्सल फोर्स एएनएफ को तैनात कर दिया गया है। 8 जगह नेत्रावती नदी के किनारे मौजूद हैं। वहीं 9 से 12 स्थान हाईवे के किनारे नदी के पास है। 13वां नेत्रावती से आजूकुरी को जोड़ने वाली सड़क पर है, जबकि 14वां और 15वां स्थान कन्याड़ी इलाके में हाईवे के पास है। देखिए, ऐसे केस में जितने भी सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो बड़ा संज्ञान से इसमें काम लेते हैं। मॉनिटरिंग होती है ऐसे इन्वेस्टिगेशन की, और भले ही उनको तबादला कर दिया गया तो कोई और ऑफिसर उनकी जगह आएगा, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इसको डिरेल करने की कोशिश की है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो साइंटिफिक और दूसरे साक्ष्यों के आधार पर होगी। जो साक्ष्य मिलेंगे, डायरेक्ट एविडेंस होगी या साइंटिफिक एविडेंस होगी या और कोई सबूत इसमें होंगे, जैसे कि इसमें अगर कोई दफनाया गया तो उनके डेड बॉडी का कंकाल मिलेंगे, ये सारी चीज है। तो इससे कोई भी ऑफिसर है तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के तरीके से होगी। इसमें किसी और ऑफिसर का भी आ जाना मैं नहीं समझता हूँ इसको कोई डिरेल करने की बात है। लेकिन हाँ, अगर कोई इसमें लगता है कुछ भी, तो सीनियर ऑफिसर्स जो कर्नाटक के जो डीजी साहब हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और उनको देखना चाहिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी सटीक तरीके से हो, सच्चाई सामने आए, कोई भी इसमें इधर उधर इफ एंड बट ना हो, कोई भी हेराफेरी नहीं हो सके। इस इन्वेस्टिगेशन का क्लोजली मॉनिटर सीनियर पुलिस लेवल यानी डीजी कर्नाटक को ही करना चाहिए। जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। एसआईटी की टीम इस हत्याकांड से जुड़े गुनहगारों तक पहुंचने के करीब थी, लेकिन अचानक से टीम के नेतृत्व में फेरबदल करके इस मामले को एक तरह से ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को बड़ा झटका लगा है। तो बात बिल्कुल साफ है, लोगों की आस्था को इस मामले से ठेस भी पहुंची है और जो इसके पीछे दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि धार्मिक स्थलों की पवित्रता भी बरकरार रहे और न्याय व्यवस्था पर लोगों की आस्था कायम रहे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।